ये 3 कंसर्न तो ठीक हो ही चुका है इनका। जो इनका 4th कंसर्न था वो था इनका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का। जाहिर सी बात है किसी पेशेंट का अंदर अगर पिछले 5 साल से अगर इस प्रकार का अगर प्रॉब्लम चल रहा हो बॉडी में, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम वो होना लाजमी सी बात है। नमस्कार दोस्तों, आज से 2 महीना पहले एक 58 ईयर्स के एक मेल पेशेंट मेरे पास आए थे ऑनलाइन कंसल्ट करने के लिए। और इस पेशेंट का जो मेजर कंसर्न था वो 4 प्रॉब्लम्स को लेकर ये बेसिकली मेरे पास पेशेंट आए थे, लेकिन उसमें से 4 प्रॉब्लम्स में से 3 प्रॉब्लम्स इनका मेजर कंसर्न था। इनका ये कहना था कि डॉक्टर साहब ये 3 स्टार्टिंग के प्रॉब्लम्स मेरा ये ठीक कर दीजिए, क्योंकि इससे मेरा लाइफ पूरी तरह से ग्रसित हो चुका है। जो 4th वाली प्रॉब्लम है अगर ये ठीक ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन ये 3 प्रॉब्लम्स को आप पहले कम से कम ठीक कर दीजिए ताकि मैं अपना लाइफ को जी सकूं। प्रॉब्लम क्या क्या है? नंबर 1 प्रॉब्लम, इनको फीवरिश काइंड इनको फील होता है पिछले 5 साल से। बुखार नहीं रहता है, थर्मोमीटर पे चेक करने पे बुखार नहीं रहता है, रेड लाइन का नीचे ही रहता है, लेकिन इनको बुखार बुखार जैसा फीवरिश काइंड इनको फील होता है हर दिन। एक शाम का टाइम इनको बुखार जैसा फील होता है और ये रात का टाइम ये बढ़ जाता है। फीवरिश काइंड इनको फील होता है हर दिन, पिछले 5 साल से वो ऐसा ही फील करते हैं। और सेकंड इनका जो प्रॉब्लम था ये था कि इनको भूख प्यास ठीक से नहीं लगता है। एक व्यक्ति जो एक समय पे ऐसा था कि यहाँ पे जाके खाना खाएंगे, उस रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे, यहाँ का खाना को एक्सप्लोर करेंगे, इस डिश को बनाएंगे घर पे, लेकिन आज ये व्यक्ति 1 से 2 और खाना खाता है, उसके बाद ही इनका मन उब जाता है। आप चाहे इनके सामने 56 भोग लाकर क्यों ना रख दे, ये 1-2 और ही खाना खा पाता है। इसको बोलते हैं एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम बोला जाता है मेडिकल टर्म पे। तो इनको भूख प्यास ठीक से अब नहीं लगता है। जो थर्ड प्रॉब्लम है वो ये है कि इनका बॉडी का वेट पूरी तरह घट चुका है। यानी एक समय में इनका बॉडी का वेट था 66 किलो और आज की डेट में इनका बॉडी का वेट है ओनली 35, गलत बोल दिया मैंने। इनका बॉडी का वेट पहले था 66 किलो और आज की डेट में इनका बॉडी का वेट है 35 किलो। यानी ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि आधा इनका बॉडी का वेट घट चुका है पिछले 5 साल में। तो इस प्रॉब्लम के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टेस्ट वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह किया हुआ है। बड़े बड़े एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाके इन्होंने ट्रीटमेंट किया हुआ है। इन्होंने रिपोर्ट्स निकाला, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, यानी ऊपर से पाइप नीचे से पाइप, सब कुछ हो चुका है, लेकिन इनका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाया। ब्लड टेस्ट बहुत कुछ हुआ है, टीबी का टेस्ट भी हो चुका है लेकिन वो नेगेटिव आया है, लेकिन इनका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाया अल्टीमेटली। अब ये पेशेंट मेरे पास बहुत बड़ी आशा लेकर आया हुआ है। इनका किसी फ्रेंड ने, इनका किसी कलीग ने इनको मेरा नंबर देके कहा कि आप इनसे जाके एक बार बात करो, मिल लो, हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम इनका ट्रीटमेंट से समाधान हो जाए। तो इस पेशेंट का ट्रीटमेंट मेरे पास आने से पहले बेसिकली इनका जो मैं प्रिस्क्रिप्शन देखा कि एमबीबीएस डॉक्टर के पास से ही चला हुआ है, 1-2 होम्योपैथिक डॉक्टर चला हुआ है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो बड़े बड़े जो एमबीबीएस डॉक्टर्स है वहीं से ही इनका ट्रीटमेंट चला हुआ है। लेकिन दुख की बात है जो बड़े बड़े सो कॉल्ड जो एमबीबीएस डॉक्टर्स भी है वो लोग भी इनका प्रॉब्लम को डायग्नोस नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए। सिर्फ इतना कर पाए कि मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है कि पेशेंट को टीबी है, ये देखकर वो क्वेश्चन मार्क किए और रिपोर्ट भी किए हैं। आईजीआरए का इन्होंने रिपोर्ट किया है, एलिजा रिपोर्ट किया हुआ है, स्पुटम का इन्होंने रिपोर्ट निकाला है, लेकिन नेगेटिव आया है, टीबी इनको नहीं आया है। लेकिन मैं छाती ठोक कर बोल सकता हूं कि इस पेशेंट को टीबी ही है, ट्यूबरकुलोसिस ही है। और ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, इंटेस्टाइन का ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है या फिर स्टमक का हो सकता है, लेकिन इस पेशेंट को टीबी है ये मैं छाती ठोक कर बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन जो किताब है, जो अलाइड सब्जेक्ट्स है, वो मैंने पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर टीबी है तो फिर रिपोर्ट में टीबी डायग्नोस क्यों नहीं हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है कि आप बोल रहे हो टीबी है लेकिन रिपोर्ट तो पेशेंट ने किया हुआ है, वहां पर तो टीबी डायग्नोस नहीं हुआ? ये आप इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकते हो कि टीबी है पेशेंट को, जहां पेशेंट का जो रिपोर्ट्स आया है टीबी का वो तो नेगेटिव है? तो मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि जो इनका टीबी है वो डायनामिक लेवल पे है, यानी वो अभी तक वो जस्ट अभी ऊपरी सतह पे है, यानी वो डीप इनटू द लेवल पे अभी तक नहीं आया हुआ है। यानी जस्ट 5 इयर्स हुआ है, कुछ पेशेंट का अंदर इतना जल्दी वो पेनिट्रेट नहीं करती है, समय लगाती है, जस्ट वो अभी ऊपरी सतह पे है, वो इसीलिए रिपोर्ट कराने पे वो आपको डायग्नोस नहीं हो पाएगा।
लेकिन जो सिम्टम्स इंडिकेट कर रहे हैं पेशेंट का अंदर, शाम का टाइम, रात का टाइम, फीवरिश काइंड फील, बुखार बुखार जैसा फील, चिल्स के साथ बुखार जैसा फील होना, भूख प्यास ठीक से ना लगना और वेट का डिटोरिएशन होना, ये 3 सिम्टम्स ही होता है टीबी के लिए। और ये तीनों के तीनों सिम्टम्स ही इस पेशेंट का अंदर मौजूद है। और जिस एंगल को सोचकर, क्योंकि मैंने तो ये सोचा है कि पेशेंट के अंदर टीबी है, और उसी एंगल को सोचकर पेशेंट को मैं मेडिसिन भी दिया हूँ, बैसिलिनम दिया हूँ, और उस मेडिसिन को देने से पेशेंट का अंदर इंप्रूवमेंट भी हो चुका है। ये आप लोग देख सकते हैं पेशेंट का स्क्रीनशॉट। पेशेंट ने मुझे बताया, डॉक्टर साहब मेरा वेट में इंप्रूवमेंट हो चुका है, 7 किलो मेरा वेट बढ़ चुका है, मेरा भूख प्यास बढ़ चुका है, मुझे अच्छा फील हो रहा है अभी, और जो मुझे बुखार जैसा फील होता था, फीवरिश काइंड जो मैं फील करता था, जो मुझे कपकपी आता था, वो भी अब नहीं आ रहा है। तो इन सभी सिम्टम्स के अंदर इंप्रूवमेंट हो चुका है। दैट मीन्स इट शोज दैट इस पेशेंट का अंदर टीबी था, लेकिन टीबी डायनामिक लेवल पे था, यानी ऊपरी सतह पे था। इसीलिए टेस्ट तो किया हुआ है, लेकिन टेस्ट में ये डायग्नोस नहीं हो पाया है। इसीलिए डायग्नोस नहीं हो पाया क्योंकि अभी टीबी का जो बैक्टीरिया है वो ऊपरी सतह पे है, वो अभी तक डीप इनटू द लेवल में नहीं आया है। कुछ कुछ पेशेंट का अंदर टीबी डीप इनटू द लेवल में आने में समय लगाती है, वक्त लगाती है, और जब तक आपका वो डीप इनटू द लेवल में नहीं आता है तब तक आप IgRA टेस्ट कर लीजिए, स्पूटम टेस्ट कर लीजिए, या फिर आपका ELISA टेस्ट कर लीजिए, वो वहां पर डायग्नोस नहीं हो पाएगा, वो दिखाएगी नहीं। लेकिन अगर आपका अंदर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की नॉलेज है, अगर आपका अंदर एनाटॉमी फिजियोलॉजी की अगर नॉलेज है, अगर आपने एलाइड सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, गायनिक पढ़ा हुआ है, अगर आपने ऑब्स्ट्रक्टिव पढ़ा हुआ है, अगर आपने सर्जरी पढ़ा हुआ है, अगर आपने एलाइड सब्जेक्ट अगर ठीक से पढ़ा हुआ है, तब फिर आप इन कंडीशंस को आप पकड़ पाएंगे। जैसे कि एलोपैथिक फिजिशियन ने सस्पेक्ट तो किया है, लेकिन कंफर्मली वो बोल नहीं पा रहे क्योंकि उनका हाथ में कुछ भी नहीं। जब तक रिपोर्ट में पॉक्स बैसिलस करके लिखा हुआ नहीं आ जाता है, तब तक वो लोग एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। उनका ये अगेंस्ट में बात हो जाएगी, इलीगल हो जाएगी, ये डॉक्टर नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका रिपोर्ट में तो नहीं लिखा हुआ है। जब तक रिपोर्ट में लिखा हुआ नहीं आता है कॉक्स बैसिलस, तब तक वो लोग ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, उनका हाथ पैर बंधा हुआ है। लेकिन हम लोग मेडिसिन दे सकते हैं। एटलीस्ट इन चंगलों में हम होम्योपैथ्स को नहीं पढ़ना पड़ता है। अगर पेशेंट का सिम्टम्स मैच हुआ तो हम लोग वो दवा पेशेंट को दे सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। हम लोग इस बात से तो एटलीस्ट खुशनसीब है। तो इस पेशेंट को मैं आज से 2 महीना पहले बैसिलिनम प्रिस्क्रिप्शन किया था, बैसिलिनम इन एलम पोटेंसी 0/1, 2, 3, 4। ट्यूबरकुलिनम एंड बैसिलिनम बोथ आर ऑलमोस्ट सेम मेडिसिन। जो आपके पास है, जो आपको देने का मन होता है वो आप दे सकते हैं। लेकिन मैं जिस कंपनी का मेडिसिन इस्तेमाल करता हूं वो ट्यूबरकुलिनम को एलम पोटेंसी में बनाती नहीं है, नहीं तो ट्यूबरकुलिनम ही पेशेंट को मैं देता। लेकिन ट्यूबरकुलिनम मेरे पास नहीं है क्योंकि उस एलम पोटेंसी में वो कंपनी बनाती नहीं है, तो बैसिलिनम बनाती है वो कंपनी। तो बैसिलिनम पेशेंट को मैं दिया हूं, तो बैसिलिनम से पेशेंट का अंदर कितना अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका है ये आप देख सकते हैं कि पेशेंट का 7 किलो वेट बढ़ चुका है, खाने पीने का भूख प्यास जो है वो बढ़ चुका है, और इनका जो बुखार बुखार जैसा इनको फील होता था, जो फीवरिश काइंड इनको जो फील होता था, वो अब बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके अलावा जो पेशेंट का जो 4th प्रॉब्लम था, जिस प्रॉब्लम के बारे में मैं आप लोगों को बोल रहा था कि ये पेशेंट ने बताया कि अगर ये प्रॉब्लम अगर ठीक ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन मेरा ये 3 कंसर्न ठीक कर दीजिए। ये 3 कंसर्न तो ठीक हो ही चुका है इनका। जो इनका 4th कंसर्न था वो था इनका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का। जाहिर सी बात है, किसी पेशेंट का अंदर अगर पिछले 5 साल से अगर इस प्रकार का अगर प्रॉब्लम चल रहा हो बॉडी में, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम वो होना लाजमी सी बात है। क्योंकि अगर तन मन बॉडी अगर ठीक से नहीं है तो शरीर में इस प्रकार का जो चीजें है वो लिबिडो लो हो जाएगा, इरेक्शन कम हो जाएगा, ये तो लाजमी सी बात है। जैसे ही आपका बॉडी फिर ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो भी फिर से वापस आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको लेके बहुत ज़्यादा सोचने की दरकार नहीं है। जैसे ही पेशेंट का वाइटल फोर्स बढ़ गया, बाकी प्रॉब्लम्स ठीक हो गया, तो इनका अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो प्रॉब्लम थी, जिस प्रॉब्लम को लेकर वो मुझे बोल रहे थे डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम अगर ठीक ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन मेरा ये बाकी प्रॉब्लम्स ठीक कर दीजिए कम से कम। तो इनका जो 4th कंसर्न था उसमें भी पेशेंट का अंदर इंप्रूवमेंट आना अब स्टार्ट हो चुका है। सो माय डियर फ्रेंड, आप लोगों ने फिर से होम्योपैथी का एफिकेसी क्या है, होम्योपैथी किस प्रकार से काम करता है, कितना बढ़िया तरीके से काम करता है, फिर से आप लोगों ने एक वीडियो के माध्यम से ये देख लिया है। मैं इस वीडियो को ही पेंट करना चाहता हूं। अगर आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।